कई बार इसका एग्ज़ाम में जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर इसका उपयोग करना पड़ जाता है हमको सिद्धांत का। अब हम लोग परिनालिका पे आते हैं। अब परिनालिका को हम अभी हमने देखा कैसा होता है, लेकिन इसको हम वैसे देखेंगे अगर पढ़ें तो हम पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। तो इसको अपन आधी काट लेते हैं, यानी कि इसको हमने इस जगह से काट दिया, इस जगह से हमने इसको काट दिया। तो अपने को ये जो दिखेगी परिनालिका उसका अध्ययन हम करेंगे, कटे हुए को। कटे हुए का मतलब ये हुआ कि जब आपने इसको काटा, आधा काटा, तो आपको ये तार यहाँ से कटा हुआ दिखेगा और एक तार नीचे दिखेगा कटा हुआ। और अपन ने कहा था करंट यूँ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से तो ऊपर निकल रहा है और यहाँ से नीचे जा रहा है। अपन ये मान के चलें ये परिनालिका का जो हमने सेक्शन काटा, यानी कि ऊपर से काटा, इसको हमने इसको दो भागों में बांट दिया, लंबाई में दो भागों में, लंबाई में दो भागों में बांटा। तो कुछ तार तो अपने को यहाँ दिखेगा इस तरह से लिपटा हुआ है तार। अब अपन देखेंगे कौन सी दिशा में है ये, और कुछ यहाँ दिखेगा। अब हमने कहा कि करंट हमारा इस दिशा में आ रहा है, मान लीजिए, यानी कि हमने ये तार जो लिपटा हुआ था ये यूँ था, और करंट बह रहा है इस दिशा में। इस दिशा में बह रहा है तो यहाँ क्या होगा, डॉट होगा या क्रॉस होगा? डॉट का मतलब, डॉट का मतलब होता है बाहर की ओर। जब हमारा इसके ऊपर हमने देखा कि इसके ऊपर तार लपेटा और यूँ करंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो अपना कागज़ के बाहर निकल के आ रहा है। अगर आपने इस चित्र को उसके देखोगे अपने कागज़ पे बना के, तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब हुआ ये बाहर आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो यूँ आया और इसके बाद यूँ घूमता हुआ चला गया उसके, तो ये अंदर चला, तो यहाँ पे तो हो गया, और ये हो गया। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि यहाँ पर पेज के भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, पेज से बाहर, ये पेज के अंदर। अब हमने एक सिद्धांत और सीखा था कि यदि तार यूँ जा रहा है, अगर तार यूँ जा रहा है तो हम इसकी तरफ अंगूठा करते हैं और जिधर हाथ घूमेगा, जिधर करंट जा रहा है, मान लो करंट ऊपर जा रहा है, करंट मान लीजिए इस दिशा में करंट जा रहा है, इस दिशा में करंट जा रहा है, तो हमने क्या किया, अंगूठा हमारा इस दिशा में होना चाहिए। अब जहाँ भी हाथ मुड़ेगा वो हमारा चुंबकत्व क्षेत्र दिखाएगा। ये सीखा ना हम लोगों ने कि अगर जिधर भी करंट जा रहा है उधर हमने अंगूठा किया और जहाँ हाथ घूमेगा वो उस दिशा दिखाएगा उसके चुंबकत्व क्षेत्र की। तो अगर हम इसी चीज़ को अगर हम यहाँ करके देखें, एक एक बिंदु को देखते हैं। अब ये वाला बिंदु है, अगर हम इसकी जगह यहाँ पे तार देखें तो इसका मतलब ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और करंट कहाँ बह रहा है, करंट यूँ बह रहा है ना, तार तो ऊपर आ रहा है। ये इस तरीके से हो गया, मान लो ये यूँ आके और फिर यूँ होके जा रहा है अंदर, ये हो रहा है, ये तार यूँ आया और यूँ चला गया। अगर इसको हम छोटा सा लगा, ये यूँ कर लें इसको, तो और भी इजी दिखेगा आपको, ये छोटा परसीव करने में इजी होगा ना। ये यूँ आके और फिर वापस इसमें जा रहा है तार, करंट भी इसी दिशा में जा रहा है। तो करंट का मतलब यूँ ऊपर जा रहा है यूँ, तो इसका मतलब कहाँ बनेगा चुंबकत्व क्षेत्र, एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है? किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो बताना। ये अपन ने कहा ये क्षेत्र यूँ आ रहा है, ठीक है, करंट यूँ बह रहा है, करंट इस नलिका के चारों तरफ बह रहा है। अब अपन को देखना है कि यहाँ पर चुंबकत्व क्षेत्र किस जगह कैसे पैदा हुआ। तो हमें क्या सिद्धांत था, जिधर करंट हो उधर अंगूठा करे। इधर करंट जा रहा है तो हमने अंगूठा यूँ किया, तो जिधर भी अपनी हथेली मुड़ेगी, जिधर भी हथेली मुड़ेगी उस दिशा में चुंबकत्व की लाइनें बनेंगी। क्यों, आपको याद होगा
कि हम जब यूँ करते थे, अगर इधर करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ एक सर्कुलर बनता था, और अपन क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो यूँ, तो इसका मतलब ठीक है। किसी बच्चे को कोई शंका तो नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर जो चुंबकत्व की लाइन होंगी, ये बना लेना पता चला जरूरी है। इधर दिशा क्या होगी इनकी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। इसके अगर हम नीचे देखें, अब ये नीचे क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है, यानी कि ये इधर अगर ये है तो अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है मतलब करंट यूँ, तो क्षेत्र कैसे बनेगा? करंट अंदर जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज बनेगा। तो यहाँ पे हमने बनाया क्लॉकवाइज। सिद्धांत समझते हो ना, बहुत सरल है। ये होगा क्लॉकवाइज। ठीक है। अब हमको इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, इस चित्र को बहुत ध्यान से देखना है। अब अपन इस वाले ग्रीन वाले हिस्से को देखें। ग्रीन में क्या हो रहा है? अगर इन सब के क्षेत्र को जोड़ते चले जाएं तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में चल रहा है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज बड़ा बन जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर ठीक है। तो हम यहाँ एक सिंबॉलिक बना सकते हैं कि यहाँ तो है क्लॉकवाइज और यहाँ है अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर ये इस दो बिंदुओं के बीच में, दो तारों के बीच में देखो, यहाँ ये तो करंट जा रहा है ऊपर, जबकि हमने तो यहाँ बनाया सभी एक ही दिशा में बनाया ना। अब दो आसपास के देखो, ये तो ऊपर जा रहे हैं दोनों और ये तीन नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे के चुंबकत्व क्षेत्र को समाप्त कर देंगे। अपन ने कल सीखा था, अगर परिमाण बराबर हो और दिशाएं फर्क हो तो एक दूसरे को शून्य कर देंगे, काट कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो ये एक ही दिशा में जाते हुए भी, एंटी क्लॉक जाते हुए भी, इस जगह इन दोनों के बीच में वो शून्य चुंबकत्व क्षेत्र पैदा हो जाएगा। यहाँ पे तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब अपन देखो यहाँ पे इस जगह देखते हैं जरा क्या हो रहा है। इस जगह ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला कहाँ जा रहा है? देखो लाल वाला, परिनालिका के अंदर, जबकि वैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हैं, लेकिन परिनालिका के अंदर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि चुंबकत्व क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है ना। कितनी सरल सी चीज। अर्थ इसका ये हुआ कि अंदर तो आपके क्षेत्र यूं हो जाएगा,
अब बताओ जरा एन किधर होगा और एस किधर होगा? ओके, अब अपने को देखना है कि ये बाहर, यहाँ बाहर तो ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बाहर। अब परिनालिका के बाहर देख रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है? ये सब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और ये क्या हो रहा है बाहर? ये कहाँ बाहर दिख रहा है आपको जाते हुए? क्लॉकवाइज। यानी कि ये कैसे दिख रहा है? क्लॉकवाइज। तो बाहर परिनालिका के चुंबकत्व क्षेत्र एक तो ऊपर से जा रहा है क्लॉकवाइज और नीचे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए परिनालिका के बाहर किसी भी बिंदु पर चुंबकत्व जीरो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है। यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट Q है, तो यहाँ पर B इज इक्वल टू जीरो होगा। ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है, ये एक बेसिक सिद्धांत है इसका। इसमें किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता दो प्लीज। क्या बच्चे? कौन सी दूरी? ये जब भी मैंने तार लपेट के बताया था, दूरी कौन सी दूरी की बात कर रहे हो? तार है ना ये तो, वो तो अपन केवल देख के दिखा रहे हैं बेटा, वो तो एनालिसिस करने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है इसके और बाहर क्या हो रहा है इसको देखिए। देखो तार तो ये है ना, अपने को जो कटा हुआ दिख रहा है वो तो ये तार के ये वाले जो सिरे हैं आपको जो दिख रहे हैं ये है, और एक नीचे वाला सिरा दिख रहा है ये है, आपको ये दिख रहे हैं। एक्चुअल में तो चारों तरफ घूम रहा है तार। इसे दूरी का अभी अंतर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये नीचे बाद में देखेंगे, अभी मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। अभी तो केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है इसके अंदर। इस चित्र को याद रखो तो बल जाएगा। इसको अपन क्या कर रहे हैं, बीच में से यहाँ से काट रहे हैं। तो अपने एक तो ये दिख रहा है तार, और ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और ये ऊपर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि करंट यूँ बह रहा है। ठीक है, और करंट यूँ बह रहा है तो मैंने हाथ से पकड़ा तो इधर नॉर्थ आ गया, इसलिए नॉर्थ आया था ये। ठीक है, इसको क्रॉस सेक्शन कर देते हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं हो पहचानने में। कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, और हमने कहा कि चुंबकत्व लाइनें अब हम चाहते हैं इसके अंदर ये पता लगाना कि एम्पियर का सिद्धांत निकाल के, एम्पियर का सिद्धांत लगा के, कौन सा सिद्धांत लगाना चाहते हैं हम? एम्पियर का सिद्धांत। उससे निकालेंगे, सबसे इजी उससे निकलेगा। अब हमारे को ये देखना है कि इसमें करंट कितना बह रहा है। पहले तो मान के चल लीजिए कि करंट कितना बह रहा है प्रति चक्र, क्या कहते हैं, प्रति फेरा। यहाँ पे आई मान लीजिए, क्या कहते हो आप लोग हैं? इतना तो मुझे पता था, हिंदी पूछ रहा था मैं आपसे। प्रति लूप करंट, ठीक है। और मान लीजिए अगर n प्रति लंबाई लूप है,
अब हमने क्या किया, अपन ने सीखा था कि जब भी हम एम्पियर का नियम लगाते हैं तो जिस भी जगह हमको निकालना है उसमें हम एक उससे घेर लेते हैं, कोई से भी क्लोज लूप से, चाहे सर्कुलर चाहे वो रेक्टेंगुलर। कल आपने सर्कुलर का देखा था, अपन यहाँ देखते हैं रेक्टेंगल का करके। अभी मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगुलर बनाया, इसका नाम दे दो ABCD, और ये लंबाई मान लीजिए है L। ओके, अब यहां लिखा अपन ने N प्रति लंबाई लूप, तो L लंबाई में कितने लूप होंगे? लूप कितने होंगे? एक यूनिट लंबाई में तो है N, तो L लंबाई में कितने होंगे? और एक लूप में बह रहा था करंट I, तो इतने लूपों में कितना करंट बहेगा, इसलिए NL लूपों में करंट NLI। किसी को कोई दिक्कत? सिंपल है, तो बहुत, उतार लो इसको, लेकिन क्योंकि काम आएगा आपके बार 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 बार, बार इस पूरे उसमें करते रहेंगे अपन। अब अपने को देखना है कि इसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है, जबकि इस दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र बह रहा है। अब सब चीज़ डिफाइंड हो गई। अपने को किसी भी इसके अंदर घेरना होता है, वो भी घेर लिया अपन ने। अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमारी अनडिफाइंड हो, ठीक है। ये हम पता चल गया कि तार यूँ इसके ऊपर घूम रहा है इधर से। अब आप देखो कि अपन ने कहा कि क्या फॉर्मूला है, B डॉट डी एल। सबसे पहले निकालना है अपने को B डॉट डी एल। ये सीखा था अपन ने कि B डॉट डी एल पूरे कर्व के लिए निकालना होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमें पूरा कर्व है हमारा ABCD, यानी कि A से D तक, A से D तक दोबारा घूम के, ओके, A से D। और इसलिए गोला बना दिया कि मतलब पूरा काट रहे हैं, पूरा सर्किट काट के आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये इज इक्वल टू क्या होगा, यही ध्यान से देखने की चीज़ है इसके अंदर। सबसे पहले अपन करेंगे A से B के बीच में, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे A से B और B डॉट डी एल। फिर दूसरा लिखेंगे B C, अब B से C तक, B से C तक, तो क्या हो जाएगा B डॉट डी एल। इसी प्रकार प्लस C से, ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल सेम तरीका अपनाना है आपको। और देखो अब बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी हमने इसमें अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं। प्लस D से A, B डॉट डी एल। कोई दिक्कत? सिंपल लिखा है अपन ने, कुछ नहीं किया। अब अपने को एक एक देखना है। अब देखें, पहले सबसे पहले देखते हैं अपन ये B डॉट डी एल, A से B क्या हुआ। इसको B डॉट डी एल को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ B डी एल कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, कोण किस किस के बीच में, B व डी एल के बीच में। ओके,
यहाँ बी, ये डीएल, इस बार ए बी के लिए डीएल कौन सा है, ये हुआ ना डीएल इस लाइन में। तो हमने देखा डी और इसके बीच में कितना कोण है, 0 डिग्री। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इसको इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू एल का क्या हो जाएगा, बी एल, एल की लंबाई क्या है, ए बी इज इक्वल टू एल दे रखा है। तो हमारा ये आ गया सिंपल। अब दूसरा देखें जरा, बी सी, ये इसलिए एम्पियर का सिद्धांत इसलिए सरल माना जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रखता ये। यहाँ क्या हुआ, बी डी एल कॉस थीटा, यहाँ थीटा क्या है, तो क्या वैल्यू हुई इसकी, अब मुझे कौन बच्चा बताएगा सी डी का क्या होगा। आप लोग हमेशा 0 बोलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, मुझे लगता है पूरे साल ये हो गया देखते देखते मुझे। ध्यान से देखो बेटा, क्या है ये, डी सी डी कहाँ पर है, ये बाहर, और बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0। इसका मतलब ये हो गया 0, क्योंकि परिनालिका के बाहर B इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया ये, अब आ जाओ डी ए, है ना, डी ए क्या होगा, बी डॉट डी एल, एंगल कितना है 90, कॉस 90 0, ये हो गया 0। यहाँ लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल है, कोई कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, किताब से पढ़ना आपको कभी समझ में नहीं आएगी चीज़। इतना इसको मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दिया है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल है। इसलिए टोटल बी डी एल कितना हो गया, ए से डी तक पूरा बना के हो गया, ए से डी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू ए से बी हो गया, इज इक्वल टू ए से बी रह गया, सब तो 0 हो गए, इज इक्वल टू ए से बी, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या निकाला आपने, बी एल। इसको मिटा दूं, खुद के हाथ की ड्राइंग बना के मिटाने में बड़ा दुख होता है वैसे। ये आ गया अपना, अब अपना फार्मूला क्या कहता है, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 आई, बी डी एल हमने निकाल दिया, बी एल म्यू 0 आई क्या निकाला, एन लूपों में करंट कितना है, एन एल आई, क्योंकि I इज इक्वल टू एन एल आई, टोटल करंट, कुल करंट, ठीक है। ओके, एल से एल कट गया, तो क्या आया चुंबकीय क्षेत्र अंदर, छः में से 6 नंबर आपके आ जाएंगे, 6 नंबर का आता है ना क्वेश्चन, ये बड़ा वाला।
इतना सा है कुल। ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि किताब में इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूप में से बता रखा है। किताब में ऐसा लगा, डर लगा, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे करेंगे इसको। बिल्कुल सिंपल है, दोबारा देख लो कैसे किया है। कोई प्रश्न हो तो मन में बता दो, तो मैं पूछने वाला हूँ एक प्रश्न। ये तो अपन ने कहीं बीच में कहीं भी निकाल लिया था। अब मान लीजिए हम यहाँ से जहाँ भी बनाना पड़ते हैं सिमेट्रिकल बनाते हैं, ध्यान रखना। अगर ये लंबाई है तो इसके बिल्कुल बीच में बनाया है इसको हमने एल को। अब हम निकालना चाहते हैं कोने में चुंबकत्व क्षेत्र कितना होगा, बताएगा कौन बच्चा? करो। मतलब ये तो हमने निकाल लिया बीच के अंदर जो है क्षेत्र यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे कितना होगा क्षेत्र? यहाँ कम होगा ना, दूरी बढ़ती जाती है लाइनों के बीच में। अपन ने देखा था ना अभी जब उसमें चित्र बनाया था कि ये लाइन तो सीधी होती है, उसके बाद ये इधर होती जाती है, फिर ये हो जाती है, इससे दूर बढ़ती जाती है ना। यहाँ पे चुंबकत्व क्षेत्र कम होता जाएगा। तो अब अपने को निकालना है कि इन दो कोनों में, सोलेनोइड के कोनों में चुंबकत्व क्षेत्र कितना होगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ उसके लिए, जिससे कि आपको करने में दिक्कत ना आए। अब अपने को ले लेना चाहिए यहाँ पर जिसमें ये बीच में आ जाए। ये एल है। अब बताओ, अपना ये ले लिया क्षेत्र। ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने पूछा। वैसे किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में 2-3 बार आया है। रेशियो निकलवाता है सेंटर में और कोने के चुंबकत्व क्षेत्र का रेशियो। लेकिन अभी तो अपन निकाल लें केवल कि चुंबकत्व क्षेत्र में क्या फर्क आएगा। इतना सिंपल सा देखो, सब कुछ सामने लिखा हुआ है आपके, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन केवल इसको सरकाया तो है डिब्बे को इधर। तो क्या चीज़ का फर्क हो रहा है देखो, सोचो पहले, बताओ क्या चीज़ का फर्क हो रहा है। कौन बच्चा बताएगा क्या चीज़ का फर्क हुआ है? अब ये आधी पे आ गई ना यहाँ पे, क्या चीज़ उससे क्या चीज़ फर्क हुआ? अगर L/2 रह गई तो क्या फर्क हुआ? आई में क्या फर्क हुआ? इसका मतलब आई क्या निकाला था हमने? NLI/2 करंट हो जाएगा। यहाँ पे इस लूप के अंदर जो करंट है वो NLI/2 होगा। यानी किनारे के लिए क्या होगा? फर्क क्या आ रहा है किनारे हेतु? अब करंट कितना होगा? I = NL/2 I, क्योंकि अब आधा रह गया, आधा इधर है और आधा इधर है, बाहर है। तो अपने प्रति लंबाई लूप N है, तो यहाँ पे N है, L लंबाई में लूप, यहाँ पे L/2 लंबाई में लूप, L/2 लंबाई में लूप। तो I = NLI/2 हो गया। ये इज इक्वल टू क्या होगा? BL। BL तो पहले निकाले ही थे अपन ने सारा। अगर आप चाहो तो मूव करोगे तो वही आंसर आएगा। ये तो सेम रहेगा ना जो इसके अंदर था, वो इज इक्वल टू BL आएगा। आप समझ रहे हो क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं इसमें? तो अगर हमने काटा L, इसलिए μ0 NL/2I, इससे B क्या आया? μ0 NI/, यानी कि इसका आधा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, कई बार ये ग्राफ आ जाता है, यहाँ दिया होगा। अब आपसे पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसे होगा। क्या है, यहाँ चुंबकत्व क्षेत्र चल रहा है किनारे तक, सेम किनारे पे रह के आधा हो गया। ये अगर चुंबकत्व क्षेत्र है तो ये है मान लो अपना
म्यू 0 एन आई, तो ये रह जाएगा सिरे पे कितना रह जाएगा, कहाँ है चुंबक क्षेत्र, बाहर की बात ही नहीं कर रहे अपन, बी एल की जगह, नहीं 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 नहीं, कैलकुलेट करो इसको, इसको किस, ये तो लंबाई संबंध क्या होता है इसका बताओ, अपन ने क्या निकाला है इसका, लूप, याद करो कल भी लूप की लंबाई, अपन लंबाई तो लूप की ले रहे हैं, उसके अंदर करंट कितना है ये फर्क है, लूप की लंबाई थोड़ी चेंज हो रही है, लूप की लंबाई तो अपन एल ही ली है, वो तो एल ही रही है, क्या फर्क हो गया, अब ये करंट जिन चक्र में बह रहा है वो आधे रह गए, तो जो लूप के अंदर करंट है वो निकालना है, और जो लूप की लंबाई है वो लंबाई लेनी है, और जो लूप के अंदर जो चुंबकत्व क्षेत्र हो रहा है, जब अपन सर्कुलर लिया था तो क्या किया था बेटा, जब अपन सर्कुलर की बात की थी एम्पियर के नियम से, तो अपन ने देखा था यहाँ पे जा रहा है ये, तो इस जगह अपन को पता था कि चुंबकत्व क्षेत्र होता है यहाँ पर, ये बी सारी जगह, और ये है डीएल, इसी पे है डीएल, तो बी डी एल कॉस थीटा इजिकल टू बी एल हो जाता है, फिर एल इजिकल टू 2πr, ऐसे निकाला था ना अपन ने, इसका मतलब लूप, ये लूप तो अपन ने एज्यूम किया है ना, काल्पनिक है ये, एक्चुअल में थोड़ी है, ये तो काल्पनिक है, उस काल्पनिक लूप के अंदर कितना करंट है उससे निकालना है, ये सिमेट्रिकल, अगर आप सिमेट्रिकल नहीं लेंगे तो दिक्कत क्या आएगी, देखो आप यहाँ देखो, पहले इसमें देखो, अगर मान लीजिए हमारा ये पॉइंट यहाँ होता, अब आप देखो जरा, तो इसके कारण चुंबकत्व क्षेत्र कहाँ होता और उसके कारण चुंबकत्व क्षेत्र कहाँ होता, चुंबकत्व क्षेत्र का सिद्धांत क्या है कि ये हमेशा जहाँ भी तार है उसके चारों तरफ बराबर दूरी पे बनता है, तार को सेंटर लेते हुए बनता है, तो अपन जैसे ही इसको करेंगे तो क्या बनेगा इसका चुंबकत्व क्षेत्र, चुंबकत्व क्षेत्र हमेशा उस पॉइंट को लेके, जहां भी पॉइंट है उसके चारों तरफ सिमेट्रिकल सर्किल बनता है, तो अगर हम जब चकोर सरफेस ले रहे हैं तो ये सिमेट्रिकल ही लेनी पड़ेगी अपने को, इसलिए सिमेट्रिकल लेते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन में अपने बहुत परेशानी आ जाएंगी, अपन यहाँ लेंगे तो पहले इसको पूरा इसमें इसका निकालेंगे सेंटर में, फिर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, वो भी आपके स्टैंडर्ड नहीं है, वो आप पीएचडी करेंगे एमएससी करेंगे जबकि जब देखेंगे, भगवान ना करे आपको करना पड़े, आपको इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करनी है। ओके, ये समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं अपन, अब इसका क्या है टोराइड, ये हमेशा नाम भूल जाता हूँ मैं, अब टोराइड क्या है, इसी को चित्र को मिटाने से पहले, कि ये जो सोलोनाइड है इसको हमने घुमा के चूड़ी जैसा बना दिया, इसको देखो चूड़ी है किसी के पास, अब क्या किया हमने, टोराइड को समझने के लिए पहले ये देखो कि अभी तो ये सीधा था, अब हमने इसको गोल घुमा के पूरा बना दिया, यानी इसको घुमा दिया, ये था, हमने इसको घुमा के एक सर्कुलर बना दिया, तो ये बन गया टोराइड। अब टोराइड की एक बड़ी खासियत देखो क्या दिख रही है, एक तो ये बाहर है, ये बाहर हो गया ना, इससे, इस नलिका से तो बाहर हो गया ये चित्र, जब आपने ये खोल के, ये पहले ये था, अब अपन ने इसको ये मोड़ के बना दिया, तो ये पहले ये सारा क्षेत्र बाहर था, परिनालिका के बाहर का क्षेत्र था, अब हमने मोड़ दिया, तो ये भी बाहर का क्षेत्र है और ये भी बाहर का क्षेत्र है, इसका मतलब इस टोराइड के अंदर भी क्षेत्र क्या होगा, चुंबकत्व क्षेत्र 0, गुड, और इसके बाहर भी 0 होगा, तो दो तो पता चल गया हमको कि दो क्या है, बिना कुछ करे पता चल गया, अगर अपना सिद्धांत याद रह गया तो इसके अंदर ये भी, हाँ इस क्षेत्र में भी 0 है और इसके बाहर भी 0 है, अब अपने को निकालना है कि इसके अंदर क्या है, सिंपल, अपने को निकालना क्या रह गया कि इसके अंदर चुंबकत्व क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, उसे इसे कहते हैं टोराइड। अगर हम इसको मोड़ देते हैं चारों तरफ से गोल बना देते हैं तो वो टोराइड होता है। आप सबके रोल नंबर नोट करूंगा मैं बोर्ड के, अच्छे नंबर आने चाहिए, इतना पढ़ाने पे भी नहीं आए फिर तो मेरे को बिल्कुल ही बेकार है। तो अपन ने उसी को घुमा के अब गोल बना दिया, अब गोल को ऊपर से देखते हैं, यानी कि ये हमारी टोराइड बन गया, इसको ऊपर से देखना है अपने को, टोराइड को ऊपर से, आपके उसको यूँ काट के, जैसे पहले काटा था आपके, इसको पहले यूँ काटा था, अब यूँ काट के देखना है, क्योंकि गोल है, हम देखना चाहते हैं इसको काट के अंदर देखें क्या हो रहा है इसके।
ठीक है। तो अपन ने जब सीधा था तो क्या स्थिति थी, ये वाले थे ना ऊपर और नीचे क्रॉस थे, तो इसको मोड़ा तो यहाँ पे रह जाएंगे अपने ये गोले। ये टोराइड है। करंट कैसे बह रहा था, क्षेत्र किधर था, क्षेत्र ये था ना टोराइड में, इसमें इधर बह रहा था, तो अपन इसको घुमा के तो जोड़ा है तो इधर बहेगा। ठीक है, ये टोराइड होता है। अब इस टोराइड में अपने को इसके अंदर चुंबकत्व क्षेत्र निकालना है। इसके अंदर ये है ना बीच की जो नली है, इसके अंदर चुंबकत्व क्षेत्र निकालना है। अब कौन बच्चा बताएगा कि कौन सा क्षेत्र लेना चाहिए इसका अध्ययन के लिए? हमने लिया एक यहाँ पर ये क्षेत्र लिया, एम्पियर क्षेत्र ये है, एम्पियर लूप हमने ये लिया एम्पियर लूप। ठीक है, क्यों? बताओ एम्पियर लूप यहां क्यों लिया? यानी कि अगर हम इस बंद पृष्ठ के अंदर भी अगर चुंबकत्व क्षेत्र यहाँ का बता देंगे तो यहाँ का चुंबकत्व क्षेत्र तो निकल ही सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चुंबकत्व क्षेत्र केवल दिशा ही तो परिवर्तित हो रही है, अदरवाइज चुंबकत्व क्षेत्र सेम है, चुंबकीय क्षेत्र। इस वाली स्थिति के अंदर हमने ये देखा कि मान लीजिए इसका ये है आर, हर चीज अपने को लेनी है, डीएल भी लूप पर लेते हैं, चुंबकत्व क्षेत्र भी लूप पर लिया जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो इसका मतलब चुंबकत्व क्षेत्र कौन सी बात कर रहे हैं अपन? इस टेंजेंट पर इज ए टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, इस लूप के टेंजेंट पे काम कर रहा होगा। दिशा निकाल लेंगे अपन, कोई सी भी दिशा तो छोड़ देते हैं, क्योंकि जिससे कि अपन उस पर निकालें तो पता चलेगा आपको कौन सी दिशा होगी। पहले से मैं लिख दूंगा तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, अपना क्या सिद्धांत लगाना है अपने को? सिद्धांत वही है, बी डी एल इज इक्वल टू अब यहां थोड़ा सा उल्टा है, यहां अपने को नंबर ऑफ जो उसके टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स वो है n प्रति यूनिट लंबाई, n प्रति यूनिट
लंबाई, ये ध्यान रखना वो जो पहले लिया था। अपन देखा बी डॉट डी एल, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व करेंगे इसको पहले तो केवल आप बार बार कर चुके हो इसको, ठीक है। डी एल चुंबकत्व क्षेत्र के बीच में एंगल क्या है, 0। ये चुंबकत्व क्षेत्र का डायरेक्शन था, चुंबकत्व क्षेत्र का डायरेक्शन है, और चूंकि अब सर्किल लिया है अपन ने चुंबकत्व क्षेत्र, तो डी एल क्या होगा, इस लूप के ऊपर लंबाई, छोटी लंबाई, लूप के ऊपर छोटी लंबाई डी एल है, लिख देता हूँ इससे याद रहेगा आपको, डी एल लूप पर छोटी लंबाई, थीटा इज इक्वल टू वी व डी एल के बीच में कोण, और बी डी एल कॉस थीटा, तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या बन गया, बी डी एल इज इक्वल टू बी एल इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई, वन एट्टी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे है नहीं 180 इस समय, कैसे हो सकता है बताओ, कब होगा 180, कब होगा, कब हो सकता है 180 बताओ, सर्किल में कभी नहीं हो सकता, ये सर्किल है, कोई सा भी सर्किल है, इस पे जो इसके लंबवत होगा वो तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, और डीएल यही है, इन दोनों के बीच में तो हमेशा एंगल जो है वो 0 ही होगा। नहीं, डीएल का डायरेक्शन क्या है, अपन ने क्या लिखा, बी डॉट डी एल, बी से डी एल की ओर बढ़ते हुए, बी से डी एल की ओर बढ़ते हुए, ये है ना डायरेक्शन। तो अगर आप डी एल को यहाँ लेना चाहते हो तो कैसे बढ़ेगा, अपन ने क्या सीखा था कि हमेशा जो नियरेस्ट होता है उधर ही तो बढ़ते हैं, उल्टा थोड़ी बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्लोज हो जाएगा अगर आप इसको मान भी लोगे तो, इसलिए हमेशा इसको ऊपर ही लाना पड़ेगा बेटा। अगर हम यूँ करें, इस यहाँ पे डी एल ले लें, यूँ करेंगे इसको, यूँ यूँ घुमा के लाओ यहाँ तक, ये डी एल है और ये बी है, ये डी एल है, तो एंगल तो इन दोनों के बीच में है ना बेटा, वो भी उसका छोटा पार्ट है, तो वो उसके स्पर्शिया के रूप में हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो स्पर्शिया के क्षेत्र रूप में है ही, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। बेटा पहले तो एक मैनर सीख लो कि या तो क्लास के पहले आते हैं या क्लास के बाद, बीच में ही नहीं आते कभी। तो ये हो गया बी इंटू 2 पाई आर, करंट कितना होगा बता देगा कोई बच्चा, कौन बताएगा, इतना सही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है इसके अंदर। यानी कि अगर हम कहें आई है एक लूप में, एक लूप में, इसलिए n लूपों में कितनी होगी धारा, n, ठीक है। तो इतनी धारा है हमारे पास, ये क्षेत्र है, क्या करना पड़ेगा, इसलिए बी डॉट डी एल, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इतनी सरल है, म्यू 0 एन आई इज इक्वल टू, अपन ने क्या निकाला यहाँ पे, बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर, इसलिए b कितना हो गया, म्यू 0 एन आई
समझ में आ गई बात? वेरी वेरी इजी। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मानते, टोरॉइड और परिनालिका और पता नहीं क्या क्या। ये सिद्धांत लगाओ एम्पियर का, कोई किताब वाली जरूरत नहीं है, अपने सिद्धांत लगाना है एम्पियर का। एम्पियर एग्जाम में 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आंसर आ गया। कोई बच्चे मन में कोई कंफ्यूजन हो? चलें आगे बढ़े, इसको मिटा सकता हूँ। एक छोटी चीज़ और बतानी है। मैडम आ गई क्या? ये पता लगाना बेटा, मैडम आई क्या? गुड, देन आई गेट सम टाइम। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप बोर हो गए तो मुझे बता देना भैया, मुझे ना कहीं बाद में आप नाराज हो जाओ। अपन ने 2 लंबवत सरफेस बनाई हैं। ऊपर z है, ऊपर z एक्सिस है, x कहाँ है? x और y कौन बच्चा बताएगा कहाँ है? ये x, ये वाली y। ठीक है। अब अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज सीखनी है, जिसको आगे बहुत अब फोकस लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग इसके अंदर, क्योंकि वो तो बहुत सरल चीज़ थी, वो बहुत सरल चीज़ थी। अब अपने को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अपन को यहाँ देखना है कि एक हमने लिया Q आवेश, जो कि पॉजिटिव आवेश है। अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि कैसे चुंबकत्व क्षेत्र होता है, परिनालिका हो, स्ट्रेट लाइन हो, टोरॉइड हो, सर्किल हो, कैसे कैसे उसके चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसके। अब हम ये देख रहे हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से एक डेवलप्ड है। अगर मान लीजिए हमारा चुंबकत्व क्षेत्र ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हमें पता नहीं, लेकिन मान लीजिए एक चुंबकत्व क्षेत्र डेवलप्ड है, और हम इसको सरलता के लिए मान लें कि हमारा चुंबकत्व क्षेत्र है इस दिशा में, इस दिशा के अंदर चुंबकत्व क्षेत्र है। अब हम एक पार्टिकल लेकर आए, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को गतिमान, ऐसा नहीं कि लाके रख दिया, इसको स्पीड में लाके हमने यहाँ फेंक दिया इसके ऊपर। यहाँ चुंबकत्व क्षेत्र है, हमने लाके इसको भी यहाँ पर फेंका। शुरू में जिस पॉइंट पे फेंका, मान लीजिए वो पॉइंट था यहाँ पर, क्यों हंसी आई? वैसे कोई फनी चीज़ तो थी नहीं। हाँ, मेरे लिए मिटाना सरल है। जब हमने इसको फेंका यहाँ पर,
तो ये इस जगह आया। मान लीजिए कि ये चल रहा था एक अलग किसी भी डायरेक्शन में, हमने जब इसको फेंका तो ये इधर जा रहा था, मान लीजिए, कोई सी भी दिशा में। अपन अब ये नहीं कह रहे कि कोई स्पेशल इस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में कहा, कोई भी अंदाज से कोई सी भी दिशा में जा रहा है। ये v क्या होता है, हमेशा सदिश होती है, जिसकी लंबाई तो दिखाती है परिमाण और दिशा दिखाती है किस दिशा में, ये एरो की डायरेक्शन दिखाता है किस दिशा में जा रही है। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये इस दिशा में जा रहा है और इसको माना हमने कि ये थीटा डिग्री एंगल है। बहुत ध्यान से। अब हमने एक लाइन ली जो कि इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और एक लाइन ली हमने एक जो इसके परपेंडिकुलर है। हमने दो लाइन ले ली। इसका कंपोनेंट कितना होगा यहाँ पर इस दिशा में, अगर हम इसको करें तो क्या होगा, v साइन थीटा। घटक कैसे निकालते हैं, v, और ये जो कोण होगा इसको गिराएंगे। शुरू में सीखा था अपन ने, जो भी कोण होता है उसको गिरा देते हैं उसके ऊपर। इसके ऊपर गिराया तो ये होगा v साइन थीटा, और इधर होगा अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर हमने एक, जैसे उसको फेंकते नहीं है, क्या कहते थे उसको, सितोलिया में क्या कहते थे उसको, बोले सितोलिया के पत्थरों क्या कहते थे, उनको यूँ जब आप फेंकते हो, नहीं फेंकते हो, तो आपने जैसे उसको फेंका, मान लीजिए यूँ फेंक दिया, इसके अंदर आपने इसको यूँ फेंका है, किसी भी दिशा में जा रहा है, अपन उस दिशा को ट्रेस कर लिया, गति में है, यानी वो आवेश इस समय गति में है, तो इसके ऊपर गति में चल रहा है। ऐसी स्थिति में एक बल लगेगा, इस पार्टिकल पे एक बल लगेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो पार्टिकल गतिमान है, जो कण गतिमान है, जो आवेशित कण गतिमान है, उस पर एक बल लगेगा। और उस बल का क्या होता है, गतिमान आवेश पर B के कारण बल लगेगा। अब ये बल कैसे निकालेंगे, B, अब देखो B किस किस के प्रोपोर्शनेट होता है, I कहाँ से आ गया, अभी तो यहाँ तो I है ही नहीं, यहाँ तो I कहीं दिखा ही नहीं, कहाँ दिखा आपको, किसको दिखा, B एक तो होगा Q के प्रोपोर्शनल, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q के, एक तो Q के होगा, चार्ज कितना है 2Q 3Q पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा होगा F किसके होगा, चुंबकत्व क्षेत्र के, और तीसरा V साइन थीटा, यानी कि जो x डायरेक्शन में जिसका कंपोनेंट है उसके प्रोपोर्शन होगा, यानी कि F होगा प्रोपोर्शन टू V साइन थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, F इज प्रोपोर्शनल टू Q B V साइन थीटा। आ गई है मैडम, अब 5 मिनट बैठना पड़ेगा उनको।
क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। अब हम b की इकाई, इसमें b की इकाई निकालेंगे, लेकिन कल निकालेंगे, लेकिन अभी बेसिक समझ लें। यहाँ b की इकाई ऐसे लेंगे ताकि k इज इक्वल टू 1 हो जाए। k इज इक्वल टू 1 हो जाए। ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है बहुत। इसलिए f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्यू, नहीं ये तो बेटा 1 हो गया ना, तो क्यू वी बी ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू तो कांस्टेंट है, चार्ज की उसका अपने पता है कितना चार्ज है, वी बी साइन थीटा क्या लिख सकते हो, अर्थात अगर कोई चार्ज गतिमान है किसी चुंबकत्व क्षेत्र में, उसके ऊपर बल लगेगा जिसका कि मान होगा क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी क्यों लिखा मैंने, जिससे कि क्या हो, एफ की दिशा निकाल सकें। वी क्रॉस बी की दिशा क्या होती है, वी क्रॉस बी का क्या मतलब होता है, अगर दोबारा एक बार दोहरा देता हूँ, मैं 100 बार बता चुके हैं इस बारे में अपन। वी क्रॉस बी का क्या मतलब होता है, इसका परिमाण क्या है, वी बी साइन थीटा, और इसकी दिशा क्या है, वी व बी के लंबवत। ये होता है ना, होता है इसका फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का, वी और बी के लंबवत। अब यहां देखो जरा, ये वी है इस वाले सरफेस पे और बी इधर है, यानी इस धरातल पे हुआ है दोनों चीजें, इनके लंबवत कहाँ होगा, जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब हमारा ये वाला जो डायरेक्शन है, ये फोर्स को दिखाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पार्टिकल मूव कर रहा था एक चुंबकीय क्षेत्र में, उस पर एक फोर्स लगा ऊपर के डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पार्टिकल को ये कोशिश करेगा ऊपर उठाने की। ये ध्यान रखना, यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे एनालिसिस की, कि फोर्स चूंकि ऊपर लग रहा है, इसकी दिशा z अक्ष की दिशा में होगी, z अक्षीय दिशा में होगी। इस बल के कारण क्या कहते हैं, डिफ्लेक्ट होने को क्या कहते हैं, आवेश ऊपर की ओर, यानी कि किधर ऊपर की ओर का मतलब z डायरेक्शन की ओर, पॉजिटिव z की ओर क्या होगा, विचलित होगा, यानी कि ऊपर उठेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
ये किसी भी वेलोसिटी से चल रहा है, ये चुंबकत्व क्षेत्र आया, इस चुंबकत्व क्षेत्र के अंदर अपने चार्ज पार्टिकल, अभी तक तो हमने निकाला था कि कोई चार्ज पार्टिकल यानी करंट हो, उसके कारण कितना चुंबकत्व क्षेत्र है। अब ये चुंबकत्व क्षेत्र बन गया बी, उसके कारण इस बी के अंदर हमने एक मूविंग पार्टिकल डाला, इसमें मूविंग पार्टिकल हमने डाला, तो उस मूविंग पार्टिकल में इस चुंबकत्व क्षेत्र और इसकी गति के कारण ये ऊपर उठेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या बेटे? बनेगा ना, अभी आएगा ना, वो लॉरेंस फोर्स कहलाता है। विद्युत के कारण भी बनता है और चुंबकत्व, अभी तो अपन केवल चुंबकत्व की बात कर रहे हैं। ये जब विद्युत क्षेत्र आएगा, अभी इसकी जस्ट नेक्स्ट स्टेप वही है, कल करेंगे अपन। अभी तो अपन चुंबकत्व की बात कर रहे हैं। चुंबकत्व क्षेत्र के कारण ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ दो तीन चीज़ें देखो फटाफट, कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? तो फोर्स कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब, यदि, ध्यान सुनो मेरा स्टेटमेंट, यदि कोई आवेशित पार्टिकल चुंबकत्व क्षेत्र की दिशा में जा रहा है तो उसके ऊपर बल 0 लगेगा। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा स्टेटमेंट आपको, दोबारा ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। थीटा इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि यह पार्टिकल चुंबकत्व क्षेत्र के दिशा के समानांतर जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसके ऊपर लगने वाला बल 0 होगा। बात समझ में आई? मान लीजिए अब v इज इक्वल टू 0 हो तो f इज इक्वल टू 0। इससे क्या मतलब निकला? यदि कोई आवेशित कण स्थिर है, केवल हमने यहाँ पे रख दिया, उसको केवल रख दिया, तो उस पर बल नहीं लगेगा। इसका मतलब बल कब लगेगा? जबकि वो पार्टिकल चल रहा हो, गतिमान हो। ये क्लियर हो गया आपको बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो एफ इज इक्वल टू 0 हो गया, अगर उसकी वेलोसिटी 0, यानी कि ये बहुत बार आता है कि अगर, क्यों ऐसा होता है कि अगर स्थिर पार्टिकल है, बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो उसके ऊपर फोर्स क्यों नहीं लगता है। तो आपको फटाक से ये इक्वेशन लिख कर और इसमें ये लिखना है, इसका यहाँ पता चलेगा। अब तीसरी कंडीशन देखो जरा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो फोर्स क्या होगा? क्यू वी बी, यानी अधिकतम। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट देखो क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब इसके 90 डिग्री, अर्थात यदि कोई आवेशित पार्टिकल चुंबकत्व क्षेत्र के लंबवत चल रहा है तो उस पर अधिकतम बल लगेगा। समझ में आ गई जी? केवल इन चीज़ों से पता चल रहा है सारा। इसका मतलब ये होगा कि हम जब भी क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि जो पार्टिकल, इस पर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो मान लो कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या चुंबकत्व क्षेत्र के समांतर जा रहा है या चुंबकत्व क्षेत्र के लंबवत जा रहा है? लंबवत जा रहा है, फोर्स अधिकतम लगेगा, और अगर समानांतर जा रहा है उस चुंबकत्व क्षेत्र के तो 0 लगेगा। स्थिर है तो उस पर 0 लगेगा। अब यहाँ पे एक लास्ट, मैडम सॉरी आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स मोर। अब हमें ये देखना है कि ये इस समय एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपको सिद्धांत सीखने को मिलेगा इस समय, जिसे कहते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। आपने कहा था ना, जब बल हम यूज करेंगे, बल की दिशा निकालनी होगी, तो हमने कहा था कि बाएं हाथ का नियम यूज में लेंगे। तो यहाँ दिशा निकालने के लिए, अभी तो अपन ने दिशा इस तरीके से निकाल ली क्योंकि हमको पता था v क्रॉस b है, तो हमने फटाक से देखा कि v क्रॉस b है, इसका मतलब दोनों के लंबवत ऊपर जाना चाहिए, तो हमने देख लिया था यहाँ पर। लेकिन ये तो इससे सरल हो गया था क्योंकि हमने x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस बना रखी थी। लेकिन हर बार अपन x y z एक्सिस नहीं बना सकते, किसी भी दिशा में वो जा रहा होगा कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम।
अब देखो इसको मेरे आपको हाथ देखना पड़ेगा, ये 3 फिंगर्स को एक दूसरे के लंबवत, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसी फॉर्म में लिया है हमको। बाएं हाथ का तीनों उंगलियों को इस तरह से रखना है, अंगूठे और उंगलियों को, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे इसको? प्रथम फिंगर यानी कि फर्स्ट फिंगर, इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत कहाँ से आ गई? विद्युत तो अभी, विद्युत यही तो बात हो रही है कि विद्युत नहीं है। दोबारा देखो, दोबारा देखो, ये फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेंट्रल फिंगर है। सेंट्रल फिंगर ये हमेशा करंट की दिशा यानी कि पार्टिकल की गति की दिशा दिखाती है। सेंट्रल फिंगर करंट, सी सेंट्रल, आपको याद रखने के लिए। तो करंट की दिशा अथवा उसके पार्टिकल की गति, क्योंकि पार्टिकल की गति ड्रिफ्ट से ही करंट बहता है। तो करंट की दिशा या पार्टिकल के गति की दिशा, यानी गति कौन सी हो रही है? ये वाली, इसकी दिशा। ये वाली उंगली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, ये वाली उंगली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को दिशा दिखाएगी। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है और ये वाली उंगली गति को दिखा रही है या करंट को दिखा रही है, तो लगने वाला बल हमेशा अंगूठे की दिशा में होगा। सिंपल, इसको याद रखना है और इसको खूब घर पे ऐसे हाथ कर करके देखना है, क्योंकि ये सीधा रखने में बहुत दिक्कत आती है शुरू में। और ये इसके अंदर नेक्स्ट चारों चैप्टर्स इसी पे डिपेंड करते हैं, इसी केवल हाथ के इस नियम पर। वो लोग तो पता नहीं कैसे पागल थे, उन लोगों को कैसे इतना दिमाग था कि इतनी छोटी चीज़ को उन्होंने ढूंढ के इससे जोड़ लिया और अभी तक करेक्ट है। तो हमेशा इसको देखो, ये पार्टिकल की गति, यानी कि पार्टिकल अगर इस दिशा में गति कर रहा है, इस दिशा में चल रहा है और चुंबकत्व क्षेत्र इस दिशा में है, तो बल उसका इस दिशा में लगेगा। ठीक है, चलो अब ये बता दो जल्दी से, अगर ये चुंबकत्व क्षेत्र है, वो तो सरल लग रहा था देखने में, है ना, और मैंने एक पार्टिकल को यहां भेजा, अब बताओ फोर्स कहां लगेगा? इसका क्या मतलब हुआ? कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। नहीं, ये तो अंदर की तरफ जा रहा है ना। अब अपना हाथ कागज पे बना के देखो, इस पे नहीं देख सकते, इस पे नहीं बना पाओगे, अपने कागज पे बनाओ इसको फटाक से, 1 सेकंड का काम है। ये तो बी है, इसका मतलब कागज के भीतर जा रहा है। ये देख, इसके लगाना है अपने सिद्धांत। ये जा रहा है कागज के भीतर और ये जा रहा है इधर, तो बल इधर नीचे कहां से आ रहा है? दोबारा बनाओ, अपने हाथ को बनाओ, बनाओ इसको बनाओ। ये चुंबकत्व क्षेत्र है, ये चुंबकत्व क्षेत्र नीचे है, करंट, लेकिन ये करंट दिशा ये नहीं है, करंट की दिशा क्या है? ये है, तो बल किधर लग रहा है? इधर। ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं, हाथ से मत पकड़ो उसको, यूँ करो, यूँ करो, देखो जैसे मैंने पकड़ के इसको बनाओ। ये बहुत जरूरी है इसकी प्रैक्टिस करना। नहीं, वो तो मेरी तरह से उल्टा लग रहा होगा ना आपको, आप अपना देखो ना, इसलिए तो मैंने कहा आप उसको देखो। यानी कि अगर ये चुंबकत्व क्षेत्र नीचे की तरफ है और ये हमने चार्ज इस दिशा में भेजा, तो फोर्स लगेगा इस दिशा में, यानी यहां फोर्स किस दिशा में लगेगा? बात समझ में आ गई? अब आप यहीं पे समाप्त करते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि ये हमने सब प्लस चार्ज के लिए बढ़ा है। अगर हमें इस फार्मूले से, फ्लेमिंग के नियम से, अगर मान लो कभी आ जाए क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का, भाई इलेक्ट्रॉन भी तो मूव कर सकता है, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज होगा तो निकालेंगे नहीं, बायां, फोर्स के लिए बायां हाथ ही रहेगा। ये अपन पहले सीख चुके हैं, फोर्स के लिए बायां हाथ, लेकिन इस सिद्धांत से जो भी डायरेक्शन निकलेगा उसका विपरीत। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा बल का, अगर नेगेटिव चार्ज है तो बल का डायरेक्शन इस फार्मूले से निकाले गए डायरेक्शन के विपरीत होगा। ठीक है, थैंक यू।